जो क्वेश्चन था उसमें ये लिखा है कि 11 किलोमीटर इधर है, किधर है? 11 किलोमीटर किधर है? ईस्ट में है। और क्या लिखा है? इसको प्लस करना था ना। और ये क्या है? नॉर्थ में है। 11 किलोमीटर ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, या इसको न्यूटन में कर लो। ठीक है, ये नॉर्थ में था। नॉर्थ और ईस्ट एक दूसरे से क्या होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं ना। एक को पी मान लो, दूसरे को क्यू मान लो। तो पी इक्वल टू मान लेना चाहिए था 11, और क्यू इक्वल टू मानना था क्या? वो भी 11 है। ठीक है, ये 11 है। ठीक है, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो बताओ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा नहीं होगा? 11 का स्क्वायर, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। ऐसा क्वेश्चन बताया गया था। कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसको सॉल्व करोगे, देखो ये 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 11 है, दोनों 11 ही था ये। ठीक है, हाँ, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 11√2 आएगा। और 11√2 को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? हाँ, हाँ, ठीक है। तो 11√2 को सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है ये 15.55 या 15.56। ठीक है, ये आ रहा है 15.56। अब इसी का हमें क्या निकालना है? मान लो इसी में हमें निकालना हो इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे? ये तो हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है? डायरेक्शन के लिए मैंने पहले बताया था, डायरेक्शन इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्शन अगर की बात करें कि डायरेक्शन निकालना है, इसमें दो ही चीज निकालना था, डायरेक्शन और रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आ गया, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा इक्वल टू, अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा। अब क्यू की वैल्यू क्या है? 100 है, 11 है। तो 11 साइन 90। ठीक है, 11 साइन 90 डिवाइड बाई पी प्लस क्यू। ये टेन अल्फा है, इधर टेन भी है, क्योंकि टेन अल्फा इक्वल टू होता है ना। ये हो जाएगा 11 प्लस 11 कॉस 90। तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स। तो यहाँ अल्फा इक्वल टू सॉल्व करके आंसर कितना आया? सब लोग सॉल्व करो। देखो हाँ, तो सिर्फ टेन इनवर्स देखो उसमें दिया होता है कैलकुलेटर में। देखो टेन इनवर्स दिया होगा, सिर्फ के साथ प्रेस करोगे तब आएगा। सबका यही आया है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 45। तो इस तरह से असाइनमेंट का क्वेश्चन करना था। और असाइनमेंट सबको आज सब लोग कर देंगे, क्योंकि असाइनमेंट क्या करना है? अपलोड कर देना सब लोग पीडीएफ में बना के। ठीक है, तब आज हम इवेल्युएट कर देंगे उसको। ठीक है, नहीं नहीं, एक दिन का समय दे चुके हैं। असाइनमेंट बहुत पहले से दिया गया है, टीचमेंट पे है। टीचमेंट पे है। टीच टीचमेंट पे अपलोड करना है पीडीएफ में। मैंने आज देखो ग्रुप में, नहीं व्हाट्सएप पे हम नहीं चेक करेंगे। असाइनमेंट की डेट मैं कल सुबह 10 बजे तक कर दे रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे तक एनी हाउ सब लोग सबमिट कर देंगे। जिसको कोई समस्या होगी हमसे व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे, कॉल करके पूछ लेंगे। मैंने यूट्यूब का लिंक दिया कैसे पीडीएफ बनाते हैं। ठीक है, कल मैं 10 बजे तक सबमिट हो जाना चाहिए। वैसे डेट आज ही तक है, मैं उसको बढ़ा के कल 9 बजे तक कर दूंगा। ठीक है,
कल 10 बजे तक। अब यहाँ पे देखो, उनका हो चु हाँ, उनका हो गया है। अब ये देखो, ये कल क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि इसका एफ-एक्स और एफ-वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल के बताओ। तो एफ-एक्स कितना आया है? 50 न्यूटन आया है? हाँ। कैसे आएगा? 100 कॉस 60 और एफ-वाई कितना आया है? हाँ, 86.60 न्यू यूनिट लिखना मत भूलना, कोई ऐसा मत कर देना कि बिना बिना यूनिट के, ठीक है? अरे रिजल्टेंट दिया ही है, वो तो मैं बताया था कि कैसे करते हैं, ठीक है ना? वो 100 ही रिजल्टेंट, अगर दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो वही है, ठीक है ना? ये 2 चीज़ हम निकालने के लिए दिए थे। तो ये कंपोनेंट निकाले हैं, कंपोजिशन निकाले हैं, ठीक है? रिज़ॉल्व किए हैं फ़ोर्स को। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। लिखा है, कुछ लोगों के यहाँ शोर होता है, वो लोग भी ऑन कर देते हैं माइक। लिखा है 2 बल 120 डिग्री के कोण पर लगे हैं। द एंगल बिटवीन टू फोर्स इज 120 डिग्री, ठीक है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एंगल बिटवीन टू फोर्स इज 120 डिग्री। देखो ऐसे दिया है। अभी फोर्स का नाम नहीं दिया, अभी लिखा है द एंगल बिटवीन टू फोर्स इज 120 डिग्री। ये हो गया, ठीक है? लिखा था उनमें से एक बड़ा बल 80 न्यूटन का है। अब मान लो ये हमारा P है और ये हमारा क्या है? Q है, ठीक है? मान लेते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा है, ये मान लो ये वाला बड़ा है, ठीक है? तो ये हमारा कितना हो गया? ये 80 न्यूटन क्वेश्चन में दिया है, ऐसे क्वेश्चन आता है। लिखा है परिणामी छोटे बल से समकोणीय है। रिजल्टेंट फोर्स इज 90 डिग्री फ्रॉम स्मॉलर फोर्स, ठीक है? अब देखो ये दिया हुआ है कि दो फोर्स है, ठीक है? दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या है? 120 डिग्री है। अब इसमें लिखा था कि जो फोर्स बड़ा है उसकी वैल्यू क्या है? 80 न्यूटन है। मान लो ये वाला बड़ा फोर्स है। अब इसके बाद लिखा है कि जो छोटे वाला फोर्स है, पी मान लो छोटा है, पी क्यू से छोटा है। लिखा है छोटे वाले फोर्स से जो रिजल्टेंट है वो कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू, ये एंगल क्या होगा? अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। छोटे वाले फोर्स से जो ये एंगल बनाता है कितना है? 90 डिग्री। क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन लिखो। दो बल 120 डिग्री के कोण पर लगे हैं, उनमें से एक बड़ा बल 80 न्यूटन का है। परिणामी छोटे बल के समकोणीय है, तो छोटा बल ज्ञात करिए। पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अल्फा की वैल्यू 90 दिया है, जो रिजल्ट देखो ये रिजल्टेंट है ना, ये हमारा क्या है? रिजल्टेंट है, आर है। तो रिजल्टेंट से जो एंगल बनता है वो क्या होता है? अल्फा होता है, और जो दोनों फोर्स के बीच का एंगल होता है क्या होता है? थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हमारा कितना है? थीटा इक्वल टू हमारा कितना है? 120 डिग्री है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, देखो पी क्यू की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है। हमें निकालना है किसकी वैल्यू है? पी की वैल्यू निकालना है, ठीक है? पूछा ना छोटा वाला फोर्स कितना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो अल्फा पता है, तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। हमें पता है कि tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? tan अल्फा इक्वल टू होता है क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब सारी, अब देखो tan अल्फा कितना है? 90 है। tan 90 डिग्री, tan 90 इक्वल टू क्यू की वैल्यू देखो हमें दिया है 80 दिया है, और साइन की वैल्यू दिया है साइन 120, थीटा की वैल्यू क्या है? 120 है। दोनों फोर्स के बीच का एंगल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं थीटा।
और जो रिजल्टेंट से एंगल बनाता है उसको हम लोग अल्फा कहते हैं। ये ध्यान रखना, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हो सकता है, ठीक है। P प्लस 80 कॉस 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, सबको पता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है ना। साइन 90 की देखो, साइन कह रहे हैं, टेन 90 की वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। टेन जीरो की वैल्यू क्या होता है, वन। टेन जीरो की वैल्यू जीरो। टेन फुट देखो, टेन की वैल्यू सारी ध्यान ध्यान रखो, टेन की बहुत वैल्यू इंपॉर्टेंट है। टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। और टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, ठीक है। और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। और टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। हाँ, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ये तो टेन का है। ऐसे हमको साइन का भी पता होना चाहिए। ये हमारा किसका है, टेन का है। क्योंकि अगर ये सब हमको नहीं पता रहेगा तो हम करेंगे क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, ठीक है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो। साइन 30 की वैल्यू, हाँ, 1/2। साइन 45 की वैल्यू, हाँ, 1/√2। और 60 की वैल्यू, रूट √3/2। और 90 की वैल्यू, हाँ। अब कॉस में क्या करोगे, रिवर्स इसी को कर दो। साइन का रिवर्स होता है, तो ये सारी वैल्यू सबको पता होना चाहिए। कॉस जीरो की वैल्यू वन, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। पीछे से हाँ, पीछे से लिखते चले जाओ। और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, 1/√2। और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। और इसकी वैल्यू जीरो। और वैसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है, तो कैलकुलेटर में रख के देख सकते हो। अब देखो लिखा है टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। और अगर हम लोग 1/0 लिखते हैं तो ये भी इन्फिनिटी के बराबर ही होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/0 80 साइन 120। अब नीचे वाले को सॉल्व करो। देखो P प्लस, अब देखो 80 कॉस 120 सॉल्व करो कैलकुलेटर में, देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करो। कॉस 120 -1/2, 2 से कैंसिल होगा, 40 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में रखो, देखो कॉस 120 की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है -1/2। -1/2, जब -1/2 रखोगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 80, तो 40 बचेगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, कर सकते हो ना। हाँ, तो क्रॉस 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 मल्टीप्लीकेशन करो। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे देखो क्या आएगा, P इधर आएगा P-40 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ। तो यहाँ से, हाँ, P इक्वल टू कितना आ गया, P, हाँ, P इक्वल टू आ गया 40 न्यूटन। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो फोर्स थे, एक 40 न्यूटन का था और दूसरा 80 न्यूटन का। तो 40 न्यूटन वाला कौन सा फोर्स है, छोटा वाला है। ये ना पूछा था छोटा वाला फोर्स निकालो, तो एक 40 था, बड़ा वाला 80 था, दोनों के बीच का एंगल हमारा कितना है, 120 है। तो बोला था कि रिजल्टेंट अगर दिया हो, रिजल्टेंट की डायरेक्शन दिया हो, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में रिजल्टेंट पूछ ले कि रिजल्टेंट की वैल्यू भी निकालो, व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट अब निकाल सकते हो। तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी की वैल्यू कितनी है, अभी हम लोग निकालें 40 का स्क्वायर, क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है, 80 का स्क्वायर प्लस 2 × 40 इंटू 80 इंटू, यहाँ पे क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 120 डिग्री। तो इसको फटाफट आर की वैल्यू सॉल्व करके बताओ। पहले अंडर रूट के अंदर वाला सॉल्व कर लो, उसे एक ही बार में भी सॉल्व हो जाएगा ये पूरा। तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस
2 into 50 into 80 into cos 120. सॉल्व किए, ये आ रहा 4800। जब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया। हाँ, तो अगर इसमें रिजल्टेंट पूछते तो हम लोग रिजल्टेंट ऐसे निकाल देते 69.28 न्यूटन। ठीक है ना। तो ये तरीका है क्वेश्चन को करने का। हमें कुछ क्वेश्चन को अपने दिमाग लगा के हमें समझना होता है कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे सब लोग। दो ही फार्मूला है, एक आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा, और रिजल्टेंट से डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स किसे कहते हैं, बलों का संतुलन क्या होता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से देखो मेन चीजें स्टार्ट हो रही है। अभी हम लोग थोड़ा सा फोर्स पढ़े थे, एक्चुअल में हमको सब कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही पढ़नी है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको जो भी चीज पढ़नी है किस कंडीशन में पढ़नी है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, संतुलन क्या होता है, लिखा है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा पिंड जिस पर नेट फोर्स का मान जीरो है। अगर नेट फोर्स का मान जीरो है, या उसका परिणामी या रिजल्टेंट की वैल्यू जीरो है, अगर हम कह रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, उसका परिणामी क्या है, जीरो है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा या साम्यावस्था में होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये झूला है, यहाँ पे एकदम रुक जाए, जिस कंडीशन में ये है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। ये नीचे जाए ना तो ये, अगर दोनों बैलेंस रहे, दोनों का वेट इक्वल रहे, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, ये देखो ये सरफेस है, देखो सरफेस है। अब इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो, मूव ना कर रहा हो। अगर ये मूव नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब अगर ये रेस्ट कंडीशन में है, इसका मतलब ये किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और इस पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होता, तो ये किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करता है या मूव करने का प्रयास करता है। लेकिन इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो है, इस पे कोई भी नेट फोर्स जीरो है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को। जैसे हम लोग खड़े हैं, तो हम लोग किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, कोई भी चीज कहीं रख दो, तो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो सबको समझ में आता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो भी हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम में है। जैसे अगर हम लोग कहें कि बस एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो क्या बस में हमें कोई जर्क लगता है, कोई वाइब्रेशन होता है, नहीं होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। लेकिन बस को सडन रोक दिया जाए, ब्रेक लगा दिया जाए, तो इक्विलिब्रियम में नहीं होता, हम लोग क्या पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि उस पे नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, दो या दो से अधिक बलों के कंबाइन इफेक्ट को जिस फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब देखो दूसरा टर्म यहीं पे आता है, इक्विलिब्रियंट फोर्स, साम्यक बल। ये क्या होता है, मान लो कि देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा था, देखो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा था। ये फोर्स लग रहा है किधर, ईस्ट लग रहा है, और ये फोर्स लग रहा है साउथ लग रहा है। ठीक है, नॉर्थ ऊपर होता ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे आएगा, बीच बीच में कहीं आएगा। अब रिजल्टेंट बीच में आएगा, तो इस रिजल्टेंट फोर्स के कारण ये जिस ऑब्जेक्ट पे ये रखा, मान लो ये इस ऑब्जेक्ट पे लगा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता, इसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर जाता। अब क्या आर की वैल्यू जीरो है, आर की वैल्यू जीरो नहीं है। आर की वैल्यू जीरो कब होगी, जब इसी आर के बराबर एक दूसरा बल रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड के साथ लगा दिया जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर तथा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बल लगता है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियंट फोर्स या साम्यक बल। जैसे मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग इधर खींच रहे हैं, 5 लोग मिलकर इधर खींच रहे हैं। अब 5 लोग मिलकर अगर इधर खींचेंगे,
तो रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा। अब ये बैलेंस कब होगा? 5 लोग मिलके इधर भी खींच दें। तो दोनों क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? इसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट फोर्स या इक्विलिब्रियंट फोर्स। ठीक है? किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए जो बल लगा होता है, पिंड द्वारा लगाया जाता है, रिजिड ऑब्जेक्ट द्वारा लगाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं साम्यक बल। ठीक है? जो रिजल्टेंट इक्विलिब्रियंट फोर्स होता है, मैग्नीट्यूड में रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होती है? अपोजिट होती है। तभी तो रेस्ट कंडीशन में नहीं आता है। ठीक है? दोनों चीज आ गया? तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे रिजल्टेंट फोर्स ना हो, कोई भी फोर्स काम ना कर रहा हो, मतलब नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? जीरो। सारे फोर्स को जोड़ दो, जीरो आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। और अब रिजल्टेंट, अब मान लो यहाँ पे कभी जीरो ना हो तो जीरो करने के लिए एक फोर्स लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियंट फोर्स। ठीक है? अब इसके आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बार बार आता है कि डिफाइन ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस या बलों के त्रिभुज नियम को परिभाषित करें। ये एग्जाम में बार बार ये डेफिनेशन पूछता है कि बलों का त्रिभुज नियम क्या है। बार बार पूछता है बलों का चतुर्भुज नियम क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ये हमको पता होना चाहिए कि बलों का त्रिभुज का नियम क्या है। बहुत ही आसान सा, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। इसमें देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे एक फोर्स क्या है? पी है। ये हमारा कौन सा फोर्स है? ये हमारा क्या है? पी है। और दूसरा हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? क्यू है। अब ये कहा, इसमें डिफाइन ये किया गया, लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? अगर किसी पिंड पर, देखो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट था, मान लो ये एक रिजिड बॉडी थी। ठीक है? इस पे एक फोर्स क्या लग रहा था? पी इधर लग रहा था और क्यू इधर लग रहा था। ठीक है? ये हमारा क्यू हो गया। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। वही चीज यहाँ दिखाया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी पिंड पर या किसी ऑब्जेक्ट पर दो बल लगे हैं, ठीक है, अगर किसी पिंड पर दो बल लगे हैं तो इस किसी पिंड पर दो बल लगे हैं और इन दोनों बलों को किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं द्वारा इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करें तो इसका परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा। अब देखो कैसे इसका मतलब है। अब देखो दो फोर्स पी और क्यू है। ठीक है? अब ये कहा जा रहा है कि पी को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ ट्रायंगल की एक साइड से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है? क्यू क्यू को उसी ट्रायंगल की दूसरी साइड से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है? पी को किसी ट्रायंगल ए बी और सी की दो भुजाओं, ठीक है, पी को हमने भुजा ए बी से और बी और क्यू को भुजा बी सी से अगर रिप्रेजेंट करें तो इसका परिणामी क्या होगा? त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। इसका परिणामी क्या होगा? त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। ठीक है? ये कौन है जी? किसके यहाँ शोर हो रहा है? विजय विश्वकर्मा। तुम्हारे यहाँ क्या शोर हो रहा है? किसके यहाँ ये शोर हो रहा है? चलो ठीक है। तो देखो बहुत ध्यान से समझो तभी समझ पाओगे बलों का त्रिभुज का नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें इसका काम होता है रिजल्टेंट को निकालना, इक्विलिब्रियम को प्रूव करना। दो तरह से डिफाइन किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, देखो ऊपर भी यही लिखा है, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड। ठीक है? इसको कर्मागत कहते हैं, मैंने बताया है। मतलब एक के बगल में एक दूसरा फोर्स। ठीक है? तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो देखो इस रिजिड ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगे थे पी और क्यू। ठीक है? अब इसका रिजल्टेंट निकालना था, कैसे निकालोगे? तो इस पी और क्यू को किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करो, दो क्रमागत, मतलब एक के बाद एक। पी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? ए बी से। और क्यू को किससे किया? बी सी से। तो हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट नहीं करना है। जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? त्रिभुज के तीसरी साइड ए सी से रिप्रेजेंट होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके डायरेक्शन के, देखो अभी ये किधर है? ये इधर था।
ये इधर था, ये इधर होना चाहिए ना, नीचे की तरफ, लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं, इसके क्या होगा अपोजिट होगा। तो ये चीज़ यहाँ लिखा है। देखो रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये तीनों ऐसे गोल-गोल ऐसे थे, लेकिन ये क्या होगा, ये अपोजिट है, ठीक है? इसका मतलब यही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं, तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो उसके त्रिभुज की 2 साइड से रिप्रेजेंट करें, तो तीसरा साइड जो होगा, जो उसका डायगोनल होगा, वही क्या हो जाएगा हमारा इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है ये चीज़ लॉ ऑफ ट्रायंगल? अब इसी को दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं। दूसरे तरीके से ये डिफाइन किया गया है, अगर 3 फोर्स की बात करें, देखो अगर देखो देखो ये एक ट्रायंगल बन गया। BC ऐसे हो जाए, सी ऐसे हो जाए, ठीक है? तुम्हारे यहाँ नेट की समस्या है बेटा, तुम्हारे अच्छा, अब उसको आ रहा तुमको नहीं आ रहा? तब तुम लोग खुद डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, आवाज़ सही आ रही है। जिसको समस्या है, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको दूसरे टर्म में डिफाइन करें, देखो यहाँ पे अभी तक 2 फोर्स को लेकर बात किए थे ना, अब यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन को लेकर करते हैं। देखो एक ट्रायंगल है, AB, BC और CD, AB, BC और CA। अब इसमें ये कहा गया है, अगर किसी पिंड पर 3 फोर्स लगे हों, ठीक है? और उसको त्रिभुज की 3 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर दें, तो हमारा क्या होगा, पिंड क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। सूरज, जिसको नहीं आ रहा मैं कह रहा हूँ डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लो, आवाज़ प्रॉपर जा रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी चीज़ पे 3 फोर्स काम कर रहे हो और तीनों फोर्स को ट्रायंगल की 3 साइड से उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर दें, हमारा क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो रिजिड बॉडी है इक्विलिब्रियम में होगा। देखो, अगर यहाँ पे देखो ये डायग्राम पिछले वाले का है, अगर देखो एक इधर फोर्स लगा था, ये मान लो हमारा हो गया P, दूसरा ऐसे लगा था Q, ठीक है? तीसरा ऐसे लगा था R, ठीक है? अगर ये हम कहें अब ये तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये हम कैसे चेक कर पाएंगे? अगर ये हमें चेक करना है तीनों इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P को बनाएंगे, ठीक है? P के बाद Q किधर है, ऊपर है, Q बनाएंगे, ठीक है, इधर बनाएंगे Q, ये हो गया P, ये हो गया Q, और R किधर है, नीचे। अगर अगर देखो R को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ बनाया, अगर यहीं तक आया, ये दोनों टच नहीं हुए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन अगर ये एक कंप्लीट ट्रायंगल बन जाता है, अगर ये एक कंप्लीट ट्रायंगल ABC बन जाता है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, तीनों फोर्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ये डायग्राम उसका नहीं है, ठीक है? ये डायग्राम जो बनाई हुई है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी रिजिड बॉडी पे 3 फोर्स लगे हैं, ठीक है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स लगे हैं और इन तीनों फोर्स को अगर हम किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाओं से रिप्रेजेंट कर सकें, तो हमारा क्या होगा, ये तीनों फोर्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। लेकिन मान लो हो सकता है ट्रायंगल बनाए, यहीं तक ट्रायंगल आए, पूरा ये ट्रायंगल नहीं बना, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। अगर ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल बन गया,
तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो ये ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड है, इस पे एक फोर्स लगा था इधर, ठीक है, क्यू ऊपर लगा था और आर देखो इधर लगा था, तीन फोर्स लगे थे। अब ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में या नहीं, हम कैसे निकालते हैं? तो हम लोग तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाले तो भी पता चल जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ ट्रायंगल में कहा गया है कि अगर तीनों फोर्स को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं से प्रदर्शित कर पाए तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे हमने क्या किया, पी को बनाया, पी इधर था, पी इधर था, पी इधर बना लिया, पी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा पी का, क्यू किधर था, ऊपर था, ऐसे बना लिया। ठीक है, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा पी हो गया। अब अगर आर को हम ले जाके यहाँ पे आर चला जाए तो ट्रायंगल बनेगा? ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना। अगर ये ऐसे हो गया तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर एक कंप्लीट ट्रायंगल बन गया तभी हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। तो यही इसमें कहा गया है कि अगर तीन फोर्स किसी पिंड पर काम कर रहे हैं और उसको त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं से प्रदर्शित कर सके तो क्या होगा, हमारा ये ऑब्जेक्ट है जो रिजिड बॉडी है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक है, केवल और केवल तीन फोर्स के लिए हमारा लॉ ऑफ ट्रायंगल का, तीन देखो इसके लिए कंडीशन क्या है, तीन फोर्स होना चाहिए पहला। लॉ ऑफ ट्रायंगल को अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिफाइन करना है तो तीन फोर्स होना चाहिए और तीनों फोर्स कैसे होने चाहिए, कॉनकरेंट होने चाहिए। कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है, कॉनकरेंट बताया गया था, संगामी, तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से जाने चाहिए। तो अगर तीन कॉनकरेंट फोर्स को त्रिभुज की तीन भुजाओं से प्रदर्शित कर सके तो हमारा क्या होगा, ये हमारा जो फोर्स सिस्टम है, ये हमारा रिजिड बॉडी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक है, अब इसी का रिवर्स भी होता है, त्रिभुज के नियम का विलोम, इसी का उल्टा। पहले वाले में क्या कहे थे कि अगर तीन फोर्स इक्विलिब्रियम, तीन फोर्स से एक ट्रायंगल बन गया, पहले वाले में क्या बात किए थे, अगर देखो ये फोर्स, ये फोर्स और इससे एक ट्रायंगल बन गया, ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल बन गया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ये हम लोग बात किए थे, ये ऐसे था। ठीक है, तीन फोर्स से अगर एक ट्रायंगल बन गया तो अगर ये इक्विलिब्रियम में था तो हमने एक ट्रायंगल बना दिया। लेकिन यहाँ पे क्या, इसी का थोड़ा सा उल्टा है, अगर ये पहले से इक्विलिब्रियम में है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये पी क्यू आर तीनों पहले से इक्विलिब्रियम में है तो उससे एक ट्रायंगल बनेगा ही। समझ में आ रहा दोनों में क्या अंतर है? पहले वाले में ये कह रहे थे कि अगर इससे एक ट्रायंगल बनता है तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन इसमें पहले से कह रहे इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ट्रायंगल बनना कंपलसरी है, ट्रायंगल कंपलसरी बनेगा, कंपलसरी बनेगा, ट्रायंगल बनना कंपलसरी है अगर इक्विलिब्रियम में। लेकिन यहां पे कहा, क्या कहा गया था, अगर ट्रायंगल बनता है तो इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन इसमें क्या है, रिवर्स में क्या है, ये तो लिखा है संतुलन की अवस्था में किसी पिंड पर कार्य कर रहे तीन बलों को परिणामी तथा दिशा में त्रिभुज की तीन क्रमागत द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो एक ट्रायंगल कंफर्म बन जाएगा। लेकिन उस वाले में ये नहीं कहा गया था कंफर्म बनेगा, अगर बन जाता है तो इक्विलिब्रियम में है, नहीं बनता है तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। दोनों में यही इतना अंतर है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही लॉ ऑफ पॉलीगॉन है, लॉ ऑफ पॉलीगॉन हम लोग कल करेंगे क्योंकि ज्यादा पढ़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, चलो एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है, और क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो। देखो जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी तो आता है, थ्योरी कम आता है, न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा है।
देखो ये क्वेश्चन है, लिखा है 2 बल्ब P तथा P√2 एक बिंदु पर लगे हैं। लिखे 2 फोर्सेस P एंड P2 आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। तो 2 बल हैं, एक P है, एक P√2 है। अब इसमें देखो एक फोर्स क्या है? P है और दूसरा फोर्स क्या है? P√2 है। अब बताओ कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? ये वाला ना, क्योंकि इसमें √2 मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये ज्यादा हो जाएगा। हाँ, नहीं तो सोचो P 2 बल P तथा P√2 एक बिंदु पर लगे हैं। क्वेश्चन पहले लिख लो। 2 बल P तथा P√2 एक बिंदु पर लगे हैं। 2 फोर्सेस P एंड P√2 आर एक्टिंग एट अ पॉइंट। 2 forces P and P√2 are acting at a point। ठीक है, इनका परिणामी बड़े बल से 45 डिग्री का कोण बनाता है। इनका परिणामी बड़े बल से 45 डिग्री का कोण बनाता है। बलों के बीच का कोण ज्ञात करिए। तो देखो, जो ज्यादा बड़ा हो उसको नीचे बना लो। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया P√2। ठीक है, और दूसरा फोर्स क्या है? मान लो दूसरा P इधर हो गया, कोई किधर भी बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया P और ये हो गया P√2। अब एक चीज ध्यान रखना कि रिजल्टेंट जो होता है ना, और ये दोनों के बीच का एंगल हमें नहीं पता है। ये दोनों के बीच का एंगल हमें क्या करना, निकालना है। ये मान लो कि दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है, यही निकालना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा रिजल्टेंट होता है, परिणामी होता है, वो हमेशा क्या होता है? दोनों फोर्स के बीच में होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि रिजल्टेंट जो होता है इन दोनों फोर्स के हमेशा बीच में होता है। इसमें लिखा था परिणामी बड़े बल से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो बड़ा वाला क्या, नीचे वाला है, तो ये कितना बना लिया? 45 डिग्री। ये कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और यही जो रिजल्टेंट इससे एंगल बनाता है नीचे वाले फोर्स से, वही क्या होता है? अल्फा होता है। ये हमारा क्या हो गया? अल्फा हो गया। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब जैसे कभी भी अल्फा की वैल्यू दिया हो ना, तुरंत tan अल्फा इक्वल टू लगाया करो। जैसे ही हमें अल्फा की वैल्यू मिले, वहां पे तुरंत tan अल्फा की वैल्यू अप्लाई कर दिया करो। तो यहाँ पे देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा इक्वल टू, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? Q sin थीटा। हाँ, अब देखो एक चीज करो, अब यहाँ पे हम बार बार उसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, हम सीधे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नहीं तो इतना टाइम लग जाएगा। तो पी टेन, कितनी टेन अल्फा की वैल्यू, देखो अल्फा की वैल्यू ये दिया है, ये हमारा पी है। और दूसरा देखो पी कौन सा है, ये वाला नहीं पी है, ये हम इसको हमने पी माना ना। देखो ये वाला हमारा क्या है? ये पी है, और ये हमारा क्या है? क्यू है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो अल्फा टेन अल्फा की वैल्यू कितनी? 45 डिग्री है। ठीक है, और क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू साइन थीटा। क्यू की वैल्यू हमारा क्या है? पी है, तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू नहीं पता है, थीटा निकालना है। साइन थीटा। अब इसके बाद नीचे क्या होता है? पी प्लस क्यू। पी की वैल्यू कितनी है? P√2। ध्यान से वैल्यू पुट करना, पहले फार्मूला तुम लोग लिख लो। P√2 प्लस क्यू कॉस थीटा। P प्लस क्यू कॉस थीटा, क्यू की वैल्यू क्या है? P है, P कॉस थीटा। अब एक बार बताओ, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, अभी मैंने बताया है। तो देखो, इसका मतलब दोनों इधर एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू P साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा P√2 ऊपर आ जाएगा, P√2 प्लस P कॉस थीटा इक्वल टू P साइन थीटा। P, अब देखो दोनों साइड P है ना, P से डिवाइड कर दो। P से दोनों साइड क्या करो? डिवाइड कर दो। तो P से डिवाइड करोगे क्या आएगा? √2
प्लस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा को उधर ले जाओ, कॉस थीटा को उधर ले जाओ, √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको कौन सॉल्व कर सकता है, कोई सॉल्व कर सकता है? अब यहां से अगर सॉल्व कर लें तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे दिमाग लगाना है इस टाइप का। अब देखो एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, तो आराम से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन थीटा की वैल्यू निकालना यहाँ इतना आसान नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का अगर कभी क्वेश्चन आए ना, देखो इसको हमें किस फॉर्म में लाना है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉफिशिएंट कितना है, साइन थीटा का 1 है, और इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। तो दोनों के कॉफिशिएंट के स्क्वायर का रूट, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, √2, ये ना आएगा। इससे दोनों साइड डिवाइड करना होता है। यहाँ पे √2 था, बहुत आसानी से डिवाइड हो गया। पढ़ लो, क्या दिक्कत, थोड़ा सा और है, 2 मिनट का और है। म्यूट करो जी। तो यहाँ पे देखो कि ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व करने का तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं। तो इस क्वेश्चन ऐसे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट, जो भी आएगा दोनों साइड डिवाइड कर दो। तो यहाँ से डिवाइड करोगे, लेफ्ट साइड में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब यहां पे देखो, इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू, पहले साइन थीटा लिख लो, कोई भी पहले लिख लो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा इंटू कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, हाँ, तो ये साइन ए प्लस साइन बी कर रहे हैं, साइन ए कॉस बी, 45 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा खाली पहले लिख रहे हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45, ठीक है, साइन 45 डिग्री, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए, देखो ये देखो, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको, ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन सी डी, साइन सी माइनस साइन डी का है ये। हाँ, साइन सी माइनस साइन डी यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस, देखो ये फार्मूला किस चीज का है, साइन सी माइनस डी का, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस डी का, साइन सी साइन डी माइनस कॉस सी कॉस डी, ठीक है। ये ध्यान रखना कहाँ से आ रहा है ये चीज, ठीक है। अब ये देखो, साइन थीटा माइनस 45, और ये किसकी वैल्यू है, ये साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है ना, साइन 90 की वैल्यू 1। अब इधर भी साइन, इधर भी साइन, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा थीटा माइनस 45। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 नहीं आएगी, इधर इधर माइनस है ना, उधर जाकर प्लस हो जाएगा ना, 45 कहां से आएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इसको ऐड कर दो, तो हो जाएगा 135 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, कहोगे कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि तुमको मैथ का फार्मूला नहीं पता होगा। तो इस तरह से हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब ये पी इधर है और थीटा ऐसे है, इधर है, ठीक है।
तो जब एक्चुअल में डायग्राम बनाएँगे इसका तो ये देखो P इधर आएगा, P√2 इधर आएगा और ये P इधर आएगा, तभी ना 135 होगा ऐसे। हुँ। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देके किया करो तो सारे आंसर आ जाएँगे, ठीक है ना? तो देखो क्वेश्चन तो कुछ कुछ था थोड़ा ना इसमें, बस थोड़ा-सा यहाँ पे आ जाते, यहीं पे आके फँस जाते कि अब थीटा कैसे निकालें? तो यहाँ पे थीटा निकालने के लिए दोनों के कोएफ़िशिएंट का कौन है जी? शांत रहो। शांत नहीं रह पा रहे हो? तो यहाँ पे कभी भी अगर इस टाइप का आ जाए कि थीटा कहीं भी मैथ में भी आता होगा, तो दोनों के कोएफ़िशिएंट के स्क्वायर के रूट से दोनों साइड डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे √2 था अलग चीज़ है, कभी-कभी यहाँ √2 नहीं रहता, मान लो यहाँ 2 होता तो किससे डिवाइड करते? 2 से थोड़ा ना डिवाइड कर देते। तो दोनों के कोएफ़िशिएंट के अंडर रूट से डिवाइड करते हैं, तभी ये sin c माइनस sin d होगा, नहीं तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि sin c माइनस sin d आएगा। ठीक है? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब लोग असाइनमेंट कल 10 बजे तक मैं उसका शेड्यूल थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ। कल सब लोग 10 बजे तक असाइनमेंट सबमिट कर लें। और एक चीज़ और सब लोग कर दो, ध्यान से देखो, मैंने बताया था जैसे मान लो किसी का नाम जैसे मान लो विवेक है, सिविल में हो विवेक तिवारी है, तो प्रोफाइल में जाओ, ठीक है? तो प्रोफाइल में एडिट करो तो यहाँ आगे लिख दो सी, क्या लिख दो? सी लिखो, एक स्पेस दो, विवेक तिवारी पूरा प्रॉपर लिख दो। मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल एमई लिखो, ठीक है? कोई ब्रैकेट वगैरह मत बनाओ, एक स्पेस दो, अजय ऐसे लिख दो। सब लोग ये काम कर लो, नहीं तो इधर-उधर गड़बड़ हो जा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा कौन किस ब्रांच का है। तो नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ करो तभी तो हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे किसका क्या है। तो अभी उसको एडिट कर दो, प्रोफाइल में जाओ, प्रोफाइल नहीं, नहीं मोबाइल नंबर मत चेंज करना, मोबाइल से हमारे पास आइडेंटिफ़ाई होता है। तो ये ध्यान रखना कि सिविल के हो तो आगे सी लिख दो, स्पेस दो, फिर नाम लिखो पूरा प्रॉपर। ब्रैकेट वगैरह कहीं कुछ नहीं लिखा, मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल प्रॉपर नाम लिखो। हाँ, आगे लिखो। आगे लिखोगे मैकेनिकल वाले एक साथ हमको मिलेगा, सिविल वाले एक साथ मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ।